नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, विज्ञान हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा सातवीं की। कक्षा सातवीं की डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले सिक्स्थ भी हमने डिस्कस करा चुके हैं। तो इस लेक्चर में मैं चैप्टर 5 डिस्कस करूंगा दोस्तों। इसके पहले 4 चैप्टर मैंने डिस्कस कराया हूँ। इस लेक्चर में मैं अम्ल, क्षारक और लवण डिस्कस करूंगा दोस्तों। ये कंपटीशन एग्जाम में जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, जो साइंस पूछे जाते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो वो जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो कंपटीशन एग्जाम में वहां से कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया दोस्तों। मेरा जो नोट्स थी मेरी, है ना, उससे मैं डिस्कस करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले 2-3 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का है और वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर देने का है। इस लेक्चर में मैं अम्ल, क्षार यानी क्षारक और लवण डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो आपको बता दूं, अम्ल का मतलब होता है क्या? एसिड, है ना। और क्षार या क्षारक का मतलब होता है बेस। इंग्लिश में तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब एसिड, इसका मतलब बेस। और लवण का मतलब होता है साल्ट। लवण का मतलब होता है साल्ट। तो इसको मैं देखो दोस्तों, इस प्रकार का लिखा रहता है बुकों में, लेकिन मैं आपको नोट्स के हिसाब से डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला काम की जो भी जानकारी रही वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, है ना। तो एसिड, बेस एंड साल्ट, ये चैप्टर का नाम है। इसमें कुछ जानकारी दी गई है हमको। तो आपको बता दूं, हम डिस्कस करेंगे अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार रासायनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ये देखो, इधर साइड में इनके अंतर लिखे हुए हैं। इधर अम्ल लिखा है, इधर क्षार के बारे में दिया है, क्षारक के बारे में। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है दोस्तों। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। जबकि ये स्वाद में कड़वा होता है, जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल और क्षार को उनकी अपेक्षिक शक्तियों के आधार पर पीएच मान दिया गया है दोस्तों। अम्ल और क्षार को उनकी अपेक्षिक शक्तियों के आधार पर पीएच मान दिया गया है दोस्तों। उनको पीएच मान दिया गया है। और आपको थोड़ी बहुत जानकारी आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहीं बता देता हूँ। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं। H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं। वहीं क्षार्य वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने पर OH आयन, है ना, OH यानी OH- आयन की सांद्रता को बढ़ाते हैं दोस्तों। सांद्रता को बढ़ाते हैं, ये पता होना। ये आगे की क्लास में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं बता दिया। अम्ल प्रोटॉन दान करते हैं या इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं दोस्तों। ये जो होते हैं अम्ल, जो होते हैं प्रोटॉन दान करते हैं और इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं। वहीं क्षार जो होते हैं प्रोटॉन स्वीकार करते हैं और इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, है ना। तो देखो, अम्ल जो है ये प्रोटॉन दान करते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रोटॉन स्वीकार करते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन स्वीकार करते हैं और इलेक्ट्रॉन दान करते हैं दोस्तों। ये अंतर है, समझ में आ गया। लेकिन अपने को यहाँ पे इसके हिसाब से ही पढ़ते हैं अपन। देखो, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है दोस्तों। जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है, ये पता होना। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है, अम्ल जो है नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है, ये पता होना। तो याद रखने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों। जैसे आ से हो गया अम्ल, है ना, आ पहले आता है अम्ल। अनील याद रख लो, अनील से हो गया आ से अम्ल। ये नीले को लाल बदल देता है, इसलिए ऐसा याद रखना है। अनील नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग कर देता है दोस्तों, लाल रंग कर देता है ना। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल है, अम्ल की एग्जाम्पल दही हो गया, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये अम्ल है दोस्तों। ये अम्ल है, एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका, ये सब क्या है? अम्ल है। ये सब क्या है? अम्ल है दोस्तों। क्षारक की बात करते हैं, जिसे क्षार भी बोलते हैं, है ना। ये इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना, स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है दोस्तों। जैसे अपन ने इनको छुएंगे तो साबुन जैसा स्पर्श होता है इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है दोस्तों। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये याद रखना है। ये लाल को नीला कर देते हैं, है ना। तो ये क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला रंग यानी रंग नीला कर देते हैं, उसका नीला रंग। तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये पता होना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना। कभी कभी पूछ लेता है, लाल को नीला कौन करता है और नीले को लाल कौन करता है, ये पता होना, है ना। तो इसका ट्रिक मैंने बता दिया आपको। जब इसका ट्रिक बता दिया तो इसका ट्रिक बन ही जाएगा आपको। इसका ट्रिक था अनील, है ना, अम्ल नीले को लाल में।
तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इंपॉर्टेंट है ना। इसके एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा, चूने का पानी, साबुन आदि, ये सब क्षार के उदाहरण है दोस्तों। ये सब क्षारक या क्षार के उदाहरण है जिसे बेस कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल है उसके, बेकिंग सोडा, चूने का पानी, साबुन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये किसके एग्जाम्पल है, या इसके एग्जाम्पल बताओ, या कुछ। अम्ल और स्वाद यानी अम्ल और बेस यानी एसिड और बेस के बारे में समझ में आई, थोड़ी जानकारी अपने को समझ में आई क्या, थोड़ी बहुत जानकारी अपने को, है ना। देखो ये जैसे पूछा अम्ली जो है, अम्ल जो है या अम्ली लाल में बदल देता है, याद रखना ये पूछ लेता है कई बार, है ना। ये नीले को कायम बदलता है, लाल में बदलता है, और क्षारी जो है लाल को नीले में बदलता है, लाल को नीले में बदलता है। ये तो ये पता हो ना, रिजल्ट क्या कर देता है करके पूछता है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ आपको, एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अम्ल जिसका उपयोग किया जाता है, अम्ल का नाम जिसका यानी अम्ल के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें पाया जाता है उसके बारे में बताया गया है ना। अम्ल के नाम लिखे और किस में पाया जाता है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। तो आपको बता दूं मैं, देखो एसिटिक अम्ल काय में होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एसिटिक अम्ल काय में होता है, ये सिरके में होता है दोस्तों, डायरेक्ट पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। एसिटिक अम्ल काय में होता है, सिरके में होता है, ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मिक अम्ल काय में होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है या कौन सा अम्ल होता है, ऐसा पूछेगा। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू कुल के सिट्रस फल, जो सिट्रस फल होते हैं दोस्तों, सिट्रस फल का मतलब जो खट्टे फल होते हैं, उसमें साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। जैसे कि नींबू के रस में, नींबू में होता है, फल जैसे संतरा में होता है खट्टे फल, नींबू आदि इनमें होता है दोस्तों। सिट्रस फल में होता है सिट्रस। साइट्रिक अम्ल जो होता है ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जो खट्टे होते हैं उनमें, याद रखना है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दही में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, पूछेगा दही में, ये याद रखना है। ऑक्सैलिक अम्ल काय में होता है, पालक में। ऑक्सैलिक अम्ल काय में होता है, पालक में होता है, ये पता रहना चाहिए। ऑक्सैलिक अम्ल पूछा जा सकता है, ऑक्सैलिक अम्ल काय में होता है, पालक में होता है। इसके अलावा एस्कर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम अपन ने पढ़े थे, एस्कर्बिक एसिड ही होता है, तो ये विटामिन सी में होता है दोस्तों। एस्कर्बिक अम्ल जैसे कि आंवला, सिट्रस फल जितने भी ये खट्टे वाले है ना, उसमें सब में होता है विटामिन सी। और विटामिन सी तो इसमें कौन सा एसिड होता है, एस्कर्बिक एसिड डायरेक्ट आता है। सिट्रस फल यानी खट्टे वाले, नींबू हो गया, संतरा, ये सब, और आंवला याद रखना, ये भी खट्टा होता है ना। टार्टिक अम्ल किसमें होता है, टार्टिक डायरेक्ट पूछा जाता है। टार्टिक अम्ल इमली में होता है, इंपॉर्टेंट है, इमली में होता है। इमली भी खट्टी होती है लेकिन इसमें टार्टिक अम्ल होता है दोस्तों। ये एक्सकर्बिक अम्ल नहीं होता, टार्टिक अम्ल होता है, ये याद रखना है ना। अंगूर है ना, कच्चे आम में भी होता है, कच्चे आम, अंगूर और इमली, कच्चे आम, अंगूर और इमली में होता है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। टार्टिक अम्ल काय में होता है, पूछेगा, है ना। तो ये इमली में होता है, अंगूर में होता है, कच्चे आम में होता है, पके आम में नहीं, कच्चे आम में होता है। तो ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया। तो ये सब प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल है दोस्तों। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अम्ल है ये, है ना। जितने भी अम्ल बताए गए हैं, अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं दोस्तों, प्रकृति में पाए जाते हैं। अब देखिए क्षारक का नाम दिया हुआ है और किसमें क्या पाया जाता है ये बताया गया, तो इसको भी देखना जरूरी है अपने को, है ना। क्षारक का नाम यानी बेस के बारे में बताया गया, बेस किस किस में रहता है करके देखो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में रहता है, चूने का पानी, है ना, चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, चूने के पानी में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है, जो एक प्रकार का बेस है दोस्तों, क्षारक है या क्षार है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये, इसका उपयोग काय में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए इसका उपयोग, उपयुक्त मार्जक है दोस्तों, ये एक प्रकार का उपयुक्त मार्जक है, इसका उपयोग किया जाता है, उपयुक्त मार्जक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी क्षारक है, याद रखना है ना। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, क्षारक है ये दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का एक और नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों साबुन में होता है दोस्तों। ये दोनों में से एक साबुन में होता है, साबुन। और साबुन एक प्रकार का कैसा है, साबुन जो अपन नहाते हैं वो साबुन क्षारीय है दोस्तों, यानी बेस है ना। उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है, वो याद रखना है, क्षारीय प्रकृति की है साबुन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो साबुन, है ना।
इसके अलावा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे दूधिया मैग्नीशियम भी कहा जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल कभी कभी आ जाते हैं, मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम दूधिया मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारीय प्रकृति के हैं दोस्तों। ये सब क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं, ये अपने को पता होना। तो ये समझ में आया, क्षार के नाम बताए गए थे यहाँ पे और एग्जाम्पल, तो ये नाम याद रखना है, ये सब बेस है दोस्तों, है ना, ये नाम याद रखना है। अब लिटमस की बात कर लेते हैं, लिटमस क्या होता है करके। तो हमारे आसपास में प्राकृतिक सूचक है दोस्तों, अपने आसपास में, हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं प्राकृतिक सूचक, जिसको लिटमस कहते हैं। लिटमस एक रंजक है, लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है दोस्तों। लिटमस जो है वो लिटमस पेपर या लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है, रंजक, प्राकृतिक रंजक है ना। तो लिटमस में इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक रंग जो है लाइकेन से निकाला जाता है। किससे? लाइकेन से निकाला जाता है। तो लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक है, ये याद रखना है। इसके एग्जाम्पल है जैसे हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। दूसरा का नाम है गुड़हल है ना, जिसे गुड़हल बोलेंगे, गुड़हल, गुड़हल, हल्दी और गुड़हल भी है दोस्तों। ये दोनों क्या है? प्राकृतिक रंजक है, सूचक है, जिसे लाइकेन, जिसे सैक लिखा है एनसीईआरटी में, लाइकेन या सैक से निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है, सैक से निष्कासित किया जाता है, निकाला जाता है। याद रखना है दोस्तों, याद रखना है। आ गया समझ में? तो वही है, लिटमस में इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक रंग लाइकेन से निकाला जाता है। किससे? लाइकेन से निकाला जाता है। ये एक संकेतक के रूप में इसका सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। लिटमस डालने पर अशुद्ध जल लाल हो जाता है दोस्तों। यदि अम्लीय घोल डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है, अम्लीय घोल डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है, ये पता होना है ना। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, इसलिए इसके बारे में, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार के साथ साथ भिन्न रंग देते हैं, अम्ल और क्षार के साथ साथ भिन्न रंग देते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं दोस्तों। जैसे लाइकेन से प्राप्त लिटमस, लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस, है ना। वैसे ही हल्दी प्राकृतिक सूचक है। गुड़हल या गुड़हल बोलेंगे, गुड़हल है ना। ये फूल होता है दोस्तों, एक गुड़हल का फूल होता है। फूल काय का फूल होता है? ये फूल होता है, देखो ये लिखा है यहाँ पे। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है और गुड़हल के पुष्प एक प्राकृतिक सूचक है। इसका एक पुष्प होता है, फूल होता है। जो कौन सा फूल होता है आपको बताऊं मैं, आपने दसवन का फूल देखे होंगे, जो अपन पूजा करते समय चढ़ाते हैं, दसवन का फूल, दसवन के फूल को ही गुड़हल कहते हैं, दसवन के फूल को ही गुड़हल कहते हैं। जो दसवन का फूल नहीं होता क्या, जो अपन पूजा करते टाइम पे दसवन का फूल लाल कलर का, गुलाबी या लाल कलर का रहता है ना, तो वही है गुड़हल का फूल, उसे भी प्राकृतिक सूचक माना गया है। तो समझ में आ गया, वही है ये गुड़हल और हल्दी, है ना, दसवन के फूल को कहते हैं दोस्तों। दसवन के फूल को ऐसे हाथ में घस के देखना आप, उसका कलर छूटता है ना, तो वही है ये गुड़हल का फूल। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? याद रखना है, एक बार पूछा गया क्वेश्चन, गुड़हल का पुष्प एक संकेतक है जो गुड़हल के पौधों से प्राप्त किया जाता है। गुड़हल का पुष्प एक प्राकृतिक सूचक है दोस्तों। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। यहाँ एक अम्लीय विलयन को गहरे गुलाबी मैजेंडा रंग में परिवर्तित कर देता है दोस्तों। यहाँ एक क्षारीय विलयन को हरा रंग में परिवर्तन कर देता है। जैसे क्षारीय विलयन में डाले अपन, तो क्षारीय विलयन को हरे रंग में परिवर्तन करता है। एनटीपीसी में पूछा था एक बार, क्या पूछा था? क्षारीय विलयन को हरे रंग में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तित कर देता है। हरा रंग ऑप्शन था दोस्तों, हरे रंग में परिवर्तन कर देता है, याद रखना है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपन उदासीनीकरण की बात करते हैं, क्या होता है तो, है ना। तो रसायन विज्ञान में क्या होता है, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे की बराबर मात्रा में मिलते हैं तो प्रतिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जो प्रतिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में लवण और पानी बनता है दोस्तों, इस प्रक्रिया में लवण और पानी बनता है। उदासीनीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखना है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया है ये एक प्रकार की। राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन आपको मैं बोल के बता देता हूँ। जिस अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल और लवण बनाते हैं,
उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। इस पदार्थ को ही लवण कहते हैं, इस पदार्थ को ही साल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है। इस पदार्थ को ही लवण कहते हैं, लवण यानी साल्ट कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए इतना ही है, उदासीनीकरण से इतना ही है। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की, बात कर लेते हैं। अम्ल वर्षा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। तो क्या होता है आपको बता दूं, अम्ल वर्षा क्या होती है। अम्ल वर्षा क्या है, शब्द तो कई बार सुने होंगे आपने, है ना। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है दोस्तों, जो पानी गिरता है ऊपर से, उसमें वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। जब जल में ये अम्ल कहाँ से आता है, तो वर्षा जल में अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें वायु में प्रदूषणों के रूप में निर्मुक्त होती है, प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त होती है ना। तो वर्षा जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा जो है भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाता है दोस्तों, है ना। कई सारी चीज़ों को, इसलिए ताजमहल देखना थोड़ा थोड़ा उसका कलर चेंज होते जा रहा है। कई बार अम्लीय वर्षा होती है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, इमारतों पर इफेक्ट पड़ता है, ऐतिहासिक इमारतों पर इफेक्ट पड़ता है, और पौधे और जंतुओं पर भी इफेक्ट पड़ता है उससे, है ना। तो वही है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या लिखा है। जब वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायुमंडल में प्रदूषित हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये याद रखना है, SO2 और NO2, है ना। कई बार ऐसे ही ऑप्शन दे देता है कि मात्रा मिश्रित होती है, तो यहाँ वर्षा जल में सक्रिय यानी वर्षा जल में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड एसिड में बदल जाती है, और यही जल जब पृथ्वी पर गिरता है तो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहलाता है। एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहलाता है दोस्तों, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बोल के बता देता हूँ बस। कभी पूछा अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है, तो ऑप्शन देगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड, N लिखते नहीं बनता इसमें, NO सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, इसके कारण होती है, ये ऑप्शन देगा। उसके अलावा दूसरा है अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल जिम्मेदार होते हैं, तो सल्फरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, है ना। कौन से अम्ल जिम्मेदार होते हैं, तो सल्फरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। एक बार पूछा था NTPC में तो नाइट्रिक अम्ल, और CGPSC में ही पूछा था तो नाइट्रिक एसिड लिखा था ऑप्शन में था, है ना। कौन सा एसिड है करके नाइट्रिक एसिड लिखा था, नाइट्रिक एसिड। समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, pH मान कितना होता है, तो इसका pH मान देखो, अम्ल है तो अम्ल का pH 7 से पहले ही होता है। 7 से पहले का मतलब 4.2 से लेके 4.4 के बीच होता है, 4.2 से लेके 4.4 के बीच होता है ना। अम्लीय वर्षा में कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती है दोस्तों, तो जैसे कि देखो पानी भी आ सकता है, कभी कभी बर्फ़ के रूप में भी गिर जाता है, कोहरे के रूप में भी हो जाता है, अम्लीय धूल के रूप में भी, लेकिन वर्षा है तो वर्षा के रूप में ही गिरेगा। और बारिश में यानी बारिश के रूप में, कोहरे, बर्फ़ गिरते ना कई बार बारिश के साथ, वो भी एक प्रकार से इसी में आ गया। अम्लीय वर्षा से हानिकारकता क्या है दोस्तों, तो बताओ इसकी हानिकारक क्या है, तो मैंने बता दिया था, इससे भवनें, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचती है। तो कैसे क्षति पहुंच रही है, तो अम्लीय वर्षा जैसे झीलों में गिर गई, नदी में गिर गई, जंगल में गिरती है, तो इसमें रहने वाले पौधे और जानवरों के लिए खतरा है, हानिकारक है कि नहीं, हानिकारक है। तो ये है अम्लीय वर्षा किस तरह से बनती है, कभी पूछा तो यही वाला पूछा गया अभी तक के, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में नमी के साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं, वातावरण में नमी के साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं, उससे बनता है ना। अब इसका कारण क्या है ये बनने का, कारण पूछा कभी, तो कारण यानी कारण पता रहना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, कभी कोई पूछा तो औद्योगिक रूप से कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन जलाने से होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, उसमें औद्योगिक रूप से कोयला जल रहा है एनर्जी बनाने, बिजली बनाने, उसको जो वायुमंडल में जो जा रहा है सब, और अन्य जीवाश्म ईंधन के जलाने से, है ना, जलाने से जो प्रदूषण हो रहा है दोस्तों, उस वजह से अम्लीय वर्षा का कारण है वो, याद रखना है। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है दोस्तों, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्या है,
ये जो वही वाला था अभी जो अपन ने उदासीनीकरण पढ़े थे, तो उसमें जल बनता ही करके बताया गया था ना, वही है। जैसे अम्ल और क्षार को मिलाया अपन ने क्षारक को, तो लवण और जल मिला तो उष्मा निर्मुक्त होती है और लवण और जल प्राप्त होता है। वैसे ही यहाँ पे बताया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये दोनों को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस जल निकलता है H2O प्लस उष्मा हीट निकलती है, तो उसको बताया गया इक्वेशन उदासीनीकरण का इक्वेशन है ना। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण देख। एक होता है दोस्तों अपचन। अपचन अपचन क्या होता है ना। तो खट्टी डकार आने पर दूध है ना, खट्टी डकार टाइप का आती ना पेट में, उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ये। तो क्या है एक प्रकार का, तो कुछ नहीं है, इसको बदहजमी भी बोलते हैं। बदहजमी, जैसे पेट में बदहजमी हो जाता है ना, उसको अपचन भी बोल दिया अपन ने। तो बदहजमी या अपचन का मतलब होता है भोजन का सही तरीके से ना पचना, या एक आम समस्या है दोस्तों, ये तो कई बार होते रहती है। अपचन होने पर पेट में जलन होने लगता है, कई बार सूजन, दर्द, है ना, ऐसा कुछ, कई बार उसके वजह से मन नहीं लगता, चिंता, है ना, ऐसी चीज़ें होते रहती है। तो क्यों होता है, ज़्यादा अपन ने फैटी चिकन खा लिए, मसालेदार खा लिए, कई लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं, तो उससे भी हो जाता है। हाइड्रो यानी कार्बोनेट ड्रिंक कर लिए कई लोग, धूम्रपान से भी होता है, अच्छा खाना ना खाने की वजह से होता है, तो अपचन हो जाता है। तो क्या होता है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये पता है ना आपको, मैं उधर पढ़ा चुका हूँ पहले क्लास में, है ना, यानी पहले के लेक्चर में। भोजन में पाचन में हमारी सहायता करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन आमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर, आवश्यकता से अधिक हो जाती है दोस्तों। देखो, अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, अधिक होने पे अपचन हो जाता है। अपचन हो जाता है, क्या होता है, अपचन हो जाता है, अधिक हो जाती है तो अपचन हो जाता है। होने पर दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी मिला, देखो अब गैस बन गई अपने पेट में, मान लो पेट में, तो अपने को गैस बन जाती है, तो दर्द होने लगता है, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो साथ में वो गैस की गोली दे देता है। वो जो गैस की गोली होती है दोस्तों, गैस की टेबलेट, उसमें क्या होता है, उसमें दूधिया मैग्नीशियम होता है। उसमें क्या होता है, दूधिया मैग्नीशियम होता है, उसमें दूधिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और अपने को बेहतरीन लगने लगता है, बोले एक नंबर लग रहा है, अब राहत है करके। तो गोली में दूधिया मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक होता है दोस्तों, काय में, टेबलेट में। तो आमाशय में अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और राहत मिलती है अपने को, बोले एक नंबर लग रहा है। अब समझ में आ गया गैस की टेबलेट कैसे काम करती है। इसीलिए कई बड़े बड़े डॉक्टर जैसे कोई टेबलेट देते हैं तो उसके साथ गैस की गोली भी देते हैं कि गैस वेस ना बने, कभी भी खा सकते हैं करके, गैस की गोली भी साथ में देते हैं। तो ऐसा होता है, इसलिए तो उस गैस की गोली में, कई बार गैस की गोली में दूसरी चीज़ें भी रहती है, लेकिन ये वाला नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और जैसे अगर इससे अपने को बचना है गैस से, अपचन से राहत पाने के घरेलू उपाय जैसे कि नींबू पानी पी लिए अपन ने, लौंग खा लिए, है ना, अदरक खा लिए, अजवाइन खा लिए, जीरा पानी पी लिए, हींग खा लिए, तो ये घर में देसी इलाज है ना, उससे बचना है। तो समझ में आ गया। गैस की गोली वैसे ही काम करती है, पेट में एसिड की मात्रा को कम करके गैस को बाहर निकाल के गैस से जुड़े लक्षणों को दूर कर देती है, बस यही है। चींटी का डंक की बात करते हैं अपन। जो चींटी का डंक होता है दोस्तों, है ना, चींटी का डंक जो होता है, डंक में क्या होता है ये पता होना। चींटी जब अपने को काटती है ना, काटती है तो अपने को दर्द होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है दोस्तों, अम्लीय द्रव डाल देती है। जैसी चापती है ना तो अंदर एक एसिड छोड़ देती है, वो अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त करने के लिए, खाने के लिए, नमी युक्त खाने के लिए डंक के प्रभाव को, अब अपने को जलन देता है तो उसको सही करना है, तो नमी युक्त करने के लिए उसमें क्या होता है, खाने का सोडा लगाया जाता है। उसमें खाने का सोडा अगर आप लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो खाने का सोडा, खाने के सोडे को ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं दोस्तों। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं खाने के सोडे को ही। खाने का सोडे का ही एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इसे ही कहते हैं, खाने के सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसी का एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसे ही पूछ लेता है
खाने के सोडा को किस नाम से जाना जाता है? तो खाने के सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, याद रखना है। खाने के सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला है NaHCO3, NaHCO3, है ना। तो ये याद रखना है। तो ऐसा करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अथवा केलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है। ये याद रखना है। क्या मिलाकर? केलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है ना। अथवा लिखा है, यानी कि ये लगा सकते हैं अपन, या इसके अलावा ये लगा सकते हैं, ये अथवा लिखा है केलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है ना। इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। किसमें? इसमें केलेमाइन विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, ऑप्शन में यही दिया था। चींटी के डंक में क्या होता है करके एक बार क्वेश्चन, कौन सा एसिड होता है करके पूछा था, है ना। हाँ, तो वो तो पता ही है आपको कौन सा एसिड होता है, तो लेकिन ये भी याद रखना है, उसको ठीक करने के लिए क्या लगाया जाता है। तो ये है ना, ये केलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है, और जिंक कार्बोनेट। एक बार क्वेश्चन पूछा है चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है करके, काय में पूछा था, NTPC के एग्जाम में। तो आपको बता दूं, ऑप्शन में वाला ऑप्शन दिया ही नहीं था जो अपने सब लोग पढ़ते हैं। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। इसे ही दोस्तों, जिससे जलन होती है काटने पर, इसे ही फार्मिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसी का नाम है फार्मिक अम्ल। इसी का नाम क्या है? फार्मिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल कहते हैं। प्रभाव को बेअसर करने के लिए तनु क्षारक जैसे बेकिंग सोडा या साबुन लगा दो तो भी ठीक हो जाता है। बेकिंग सोडा या साबुन लगाया जाता है, ठीक करना है। मान लो तुरंत ज़्यादा ही जलन दे रहा है तो बेकिंग सोडा या साबुन लगा दो तो वो उदासीन हो जाता है ना। उसमें जिंक कार्बोनेट होता है, फिर वो उदासीन हो जाता है, ये करके ठीक हो जाता है। मृदा उपचार की बात करते हैं अपन। मृदा उपचार, तो आपको बता दूं, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है दोस्तों। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो पादप जैसे कि फसलों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है दोस्तों उसमें। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अम्लीय को दूर करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, तो बिना बुझा हुआ चूना डाला जाता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO। या इसके अलावा अपन ये भी डाल सकते हैं बुझा हुआ चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, CaOH2। क्वेश्चन पूछेगा मृदा में अम्लता को, मिट्टी में अम्लता को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, तो बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। उसके अलावा बुझा हुआ चूना भी डाल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसके बाद क्षारीयता अगर होती है, ज़्यादा क्षारीय हो गई तो उसको दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिप्सम, है ना। खाद्य पदार्थ, कंपोजिट खाद्य मृदा में डालते हैं या जिप्सम डालो भी तो ठीक हो जाता है। क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, यहाँ बीच में 2 है ना, 2H2O, CaSO4, ये बीच में 2 है, H2O, ये होता है जिप्सम का फार्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम डाला जाता है, अम्लता को दूर करने के लिए चूना, है ना। ये याद रखना है। समझ में आ गया। अब कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ देख लेते हैं। तो दोस्तों कारखानों से बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो अपशिष्ट पदार्थ को बहाने के पूर्व क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा अम्लीय रहता है ना, तो उसको क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है, और उदासीन करने के बाद नदी नालों में बहाते हैं दोस्तों, नदी में बहाते हैं बहाने के पहले। समझ में आ गया।
उसके बाद देखिए 2-4 नोट लिखे हुए हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, वे उदासीन कहलाते हैं। ये तो सबको ही पता है। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, ये भी अपन ने बता दिए। एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षार अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखो यहाँ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ, वही चीज़ें लिखी हुई है। वीडियो को पॉज करें और देखें। देखो उसके बाद ये है ना, फिर ये उसके बाद देखो ये है, ये पूरे क्वेश्चन है। ये अब मैंने तो बता दिया हूँ पहले ही पूरी चीज़ें, ये पूरी चीज़ें ही बता दिया हूँ, तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ ये वाला देख लो एक, ये हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल होता है जिसका नाम क्या है, पढ़ लिए, हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर धमाकेदार तरीके से। इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें। अगर धीरे पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा के देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।